नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल टियर 1 2022 के 13 दिसंबर सेकंड शिफ्ट के मैथ्स का सॉल्यूशन करने वाले हैं और सारे प्रश्न समझ में आएंगे, इसकी एश्योरेंस मेरी तरफ से है। बाकी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लेना। तो चलो पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। इससे पहले और इससे बाद वाली सभी शिफ्ट का सलूशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। देखो भाई साहब, अब इसमें कुछ लोग बनेंगे समझदार कि cos c माइनस cos d का फॉर्मूला ऊपर लगा दें, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला नीचे लगा दें। नहीं लगाना है, ठीक है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि जब c और d की वैल्यू दी गई है 45 माइनस 15, 45 प्लस 15 दोनों की वैल्यू पता है, तो आप सीधे सीधे वैल्यू ना पुट कर लो। आप कहेंगे क्यों? मैंने कहा देखो, cos a माइनस बी, या ऐसे भी कर सकते हो, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है 2 sin a sin b, और बट्टे में cos a माइनस बी प्लस cos a, ये होता है 2 cos a cos b। फॉर्मूला दोनों लिख लीजिएगा। एक तो फॉर्मूला cos c माइनस cos d का लगा सकते थे, दूसरा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी 2 sin a sin b होता है, cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी होता है 2 cos a cos b। अब आपके पास वैल्यू है 2 sin 45 sin 15 बटे cos। अभी एक बात बताओ, अगर आपने ये फॉर्मूला लगाया तो क्या आपको sin 15 की वैल्यू पता है? क्या आपको cos 15 पता है? नहीं ना। तो ये फॉर्मूला लिख लेना, लेकिन फॉर्मूला नहीं लगाना है, ठीक है। इसी वजह से मैंने शुरू में ही कह दिया था फॉर्मूला नहीं लगाना है। तो ये फॉर्मूला आप लिख लो, ठीक है। हालांकि आप इसमें फटाफट वैल्यू पुट करेंगे तो cos a माइनस बी की जगह पर कितना आ जाएगा 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 माइनस cos 60 1/2 बट्टे cos 30 प्लस cos 60 1/2। 2 हर जगह कट जाएगा, यानी ऊपर आया √3 - 1, नीचे आया √3 + 1। √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये ऊपर बन जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे बन जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी ऊपर बन जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर 4 - 2 √3 और नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 - 1 2। 2 से काटोगे तो 2 - √3 आंसर हो जाएगा। देखो ये जो टेबल दिया गया है वो सेल्स दिखाता है 5 कंपनीज का। कहा गया था सेल टर्नओवर ऑफ कंपनी ए इज व्हाट परसेंट ऑफ दैट ऑफ सी। ए जो है वो सी का कितना परसेंट, 200 का कितना परसेंट है 120 60%। देखो भैया, हम हैं सिंपल से आदमी, सिंपल सा प्रश्न है। ए ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैज़ द सेम बेस एंड सेम एरिया। सेम बेस है और सेम एरिया। कहा गया हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज इतना, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। देखो अगर आपसे कहा गया कि पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। आपसे कहा गया उनका क्या समान है? एरिया बराबर है। इसका बेस भी बराबर है और एरिया भी बराबर। अब आपको सीधे समझना है, जो पैरेललोग्राम का एरिया है वो किसी ट्राइंगल का, अगर इन दोनों का बेस समान है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि बेस समान है, एरिया आपको दिया गया। पैरेललोग्राम का एरिया होता है क्या? बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पैरेललोग्राम का अगर कोई डायगोनल खींच दूं तो उसको 2 बराबर ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा, और बराबर ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा तो इस ट्रायंगल के लिए भी हाइट यही होगी और दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए हाइट, यानी इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इसका क्षेत्रफल अगर बेस b है और हाइट h है तो b हाफ इंटू बी इंटू एच, और सेम हाफ इंटू बी इंटू एच, यानी दोनों जुड़ के b इंटू एच हो जाएगा। यानी आपके पैरेललोग्राम का एरिया कितना हो गया 28 × 12। और अगर वो किसी ट्राइंगल के एरिया के बराबर है तो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है हाफ इंटू बेस उसका भी 28 है इंटू हाइट अगर एच हो तो 28 से 28 कट गया, 2 × 12 24 आपका लेंथ नहीं मतलब हाइट। कहा गया आपको असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में लिखना। अब बढ़ते क्रम में लिखना आप पॉइंट में डिवाइड कर लो, डिवाइड करके भी कर सकते हो और इनका हर बराबर करके। हर कैसे बराबर होगा? यानी कि हर का एलसीएम ले लो, ठीक है। हर मतलब डिनोमिनेटर और अंश मतलब न्यूमरेटर। तो आप देख लो हर का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो उससे जाओगे तो लॉन्ग प्रोसेस पड़ेगी, अदरवाइज आप डिवाइड कर लो। 1/11 कितना हो जाएगा 0.1 के करीब, ठीक है। 2/9 कितना हो जाएगा 0.22 के करीब। 2/3 कितना हो जाएगा 0.67 के करीब, और 4/5 कितना हो जाएगा 0.8 के करीब। अब शुरू कर दो, 1/11 सबसे पहले आएगा, फिर 2/9 आएगा, फिर 2/3 आएगा, फिर 4/5 आएगा। सिंपल सी बात है। देखो कहा गया लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से कितना है? देखो ये 24 सेंटीमीटर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, जिसकी लंबाई दे दी गई इसे 5। परपेंडिकुलर ड्रा किया जाएगा तो इसे बाइसेक्ट करेगा, यानी ये 24 था तो ये 12 हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो ये 5 है 12 है तो ये 13 क्या हो जाएगा रेडियस।
इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो। कहा गया एक स्टूडेंट है वो 6 किलोमीटर अपने घर से जाता है, ठीक है। मेट्रो स्टेशन 6 किलोमीटर पे, यहाँ से यहाँ तक गया ये मेट्रो स्टेशन, ये 6 किलोमीटर की दूरी पे मेट्रो है, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद ये मेट्रो लेता है 60 की स्पीड से, कुछ दूरी जाता है और यहाँ पे अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाता है। यहाँ पे स्पीड दी गई 60 किलोमीटर प्रति घंटे, ये आपकी मेट्रो की एवरेज स्पीड है जिस मेट्रो पे वो बैठता है, और अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाता है। कहा गया उसे 3 घंटे टोटल टाइम लगा है, 3 घंटे का टाइम, और एवरेज स्पीड 32 है। तो एवरेज स्पीड 32 है और 3 घंटे यानी टोटल दूरी 96। टोटल दूरी 96 यानी ये 6 था तो ये कितना हो जाएगा 90। 90 को 60 से गया है यानी 1.5 घंटे इधर लगा और बाकी का 1.5 घंटे इस 6 किलोमीटर को चलने में लगा। 1.5 घंटे में 6 किलोमीटर यानी कि स्पीड कितनी हो जाएगी 6 बटे यानी 6 डिवाइडेड बाई 1.5 यानी 4 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सा प्रश्न है। कहा गया ए बी सी तीनों एक साथ काम करते हैं तो 10 डेज लगते हैं। ए बी एंड सी अगर टुगेदर काम करें तो 10 डेज में काम ख़त्म कर लेते हैं। बी कहा गया बी टेक्स उतना टाइम लेता है जितना ए और सी मिलके लेते हैं उसका 3 गुना, यानी कि ए और सी मिलके अगर एक्स टाइम लेते हैं तो बी इसका 3 गुना यानी 3x टाइम लेता है। तो कहा गया बी अकेले कितने देर में करेगा। देखो हम मान लेते हैं कि ए और सी 10 दिन लेते हैं, ठीक है, या देखो ए और सी अगर x दिन लेते हैं तो बी 3x दिन लेता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर बी 1 यूनिट काम करता है एक दिन में तो ए और सी मिलके इसका अगर 3 गुना टाइम लेता है तो 3 हिस्सा काम करता होगा, यानी बी अगर 3x दिन में, या ऐसे कहें कि अगर 3 गुना टाइम लेता है तो बी अगर 1 यूनिट काम करता होगा तो ए और सी मिलके इसका 3 गुना, यानी कि ए और सी मिलके 3 यूनिट काम करते हैं। अब आपको पता चल गया ए और सी 3 यूनिट, बी 1 यूनिट, यानी 4 यूनिट अगर पर डे होता है तो 10 दिन लगता है, यानी टोटल वर्क कितना हो गया 40 यूनिट। अब 40 यूनिट करना किसे है, बी को हमने कितने माना है 1 यूनिट। 1 यूनिट एक दिन में 40 यूनिट होने में 40 दिन। क्लियर। दूसरा प्रश्न है ये सम ऑफ RS10 is lent by child to his friend to be written in 11 monthly installment of RS1 each। 10 रुपये क्या किए गए उधार दिए गए, 11 इंस्टॉलमेंट में रीपे करने हैं। एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 1 रुपये है और जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो सिंपल इंटरेस्ट है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना। देखो अगर हम सिंपल सी बात करें कि उसे कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, वैसे इफेक्टिव बात करें कि वो कितने रुपए पे करेगा, तो आप कहेंगे 10 रुपये तो उसने लिए थे उधार के और 10 रुपये पे 11 महीने के लिए जो ब्याज लगेगा वो दे देगा। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट होता है वो होता है P यानी प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ मान लो R% पर ईयर है, और 11 मंथ्स यानी 11/12 ईयर्स, तो 12 नीचे आ जाएगा यानी 11/12 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कटेगा इससे, यानी आपका जो नेट अमाउंट बनेगा वो बनेगा 10 + 11R/120, 11R/120 ये इफेक्टिव अमाउंट बनेगा, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि अगर इंस्टॉलमेंट के केस में बात करें तो इंस्टॉलमेंट वो कितना पे करेगा, पहले साल जब पहले महीने पे करने जाएगा तो 1 रुपये पे करेगा और 1 रुपये पे 10 महीने का ब्याज पे करेगा, यानी 1 रुपये पे 10 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा 1 + 1 इंटू R, प्रिंसिपल 1 इंटू रेट R इंटू कितने महीने का 10 महीने का, यानी कि 10/1200 हो जाएगा, प्लस अगला 1 रुपये पे करने जाएगा तो 1 रुपये पे करेगा और 1 रुपये पे 9 महीने का ब्याज पे करेगा, यानी 1 इंटू R इंटू 9/1200, 9/12 ईयर है और 100 बटे में आता है। फिर अगला 1 रुपया पे करने जाएगा तो ऐसे 1 रुपीज़ पे करेगा और प्लस 1 रुपये पे 8 महीने का ब्याज। ऐसे लास्ट वाला जब पे करने जाएगा तो वो पे करेगा 1 रुपये, मतलब लास्ट सेकंड, यानी कि लास्ट वाला तो 1 रुपये पे करने जाएगा और लास्ट सेकंड कितना पे करेगा 1 रुपये पे करेगा और 1 रुपये पे कितने महीने का, जैसे 10 महीने का ब्याज पे किया था, 9 महीने का ब्याज पे किया, लास्ट वाले महीने जब पे करने जाएगा उस साल मतलब उस महीने तो केवल 1 रुपये, उससे पहले वाले महीने 1 रुपये पे 1 महीने का ब्याज पे करके आएगा, यानी 1 इंटू R इंटू 1/1200। अब आप देख पा रहे होंगे कितनी इंस्टॉलमेंट हो गई टोटल, 10 से लेके 1 तक, एक इधर 10 इंस्टॉलमेंट, यानी देखो ये 1 इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट और ये ऐसे बीच में आई होंगी, यानी कि पहले महीने 1 प्लस इतना पे किया, दूसरे महीने 1 + R 9 महीने का ब्याज, फिर तीसरे महीने 1 + 1 रुपीज़ पे 8 महीने का ब्याज, फिर ऐसे चौथे महीने 1 + 1 रुपये पे 7 महीने का ब्याज, फिर ऐसे 1 रुपये + 1 रुपये, मतलब ब्याज उसका कितना बन रहा होगा, अरे पहले महीने के लिए इतना ही तो ब्याज बनेगा, दूसरे महीने के लिए इतना ही तो ब्याज बनेगा, तीसरे महीने के लिए इतना, ऐसे 11वें महीने 1 रुपये पे करके। तो आप देख पा रहे होंगे 1 रुपये 1 कितनी बार आएगा 11 बार, तो ये हो जाएगा 11 प्लस, अगर इसमें R/1200 कॉमन ले लें
तो बनेगा 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस डॉट 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 ऐसे से 1 तक, ये तो बनेगा। हमने कहा 1 रुपये पे 10 महीने का ब्याज, 1 रुपये पे 9 महीने का ब्याज, ऐसे ऐसे डॉट डॉट डॉट, 1 रुपये पे 1 महीने का ब्याज और फिर लास्ट में केवल 1 रुपये, ये इफेक्टिव रुपया बनेंगे। अब आप एक चीज़ बताओ, थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे, आप ध्यान से समझिएगा, आपका समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमारा कितना हो गया 11, ये समझ आ रहा है ना इतना। अब देखो ये कितना हो गया 11 प्लस R/1200 इंटू 1 से लेकर 10 तक का योग 55। ये वो अमाउंट है जो पे किया जाना चाहिए और ये भी वो अमाउंट है जो पे किया जाना चाहिए। अगर दोनों सेम अमाउंट है तो आप कहेंगे दोनों बराबर होंगे, तो 5 से कर दो 11, ये बचा 240, यानी 11 प्लस 11R/240 बराबर 10 प्लस 11R/120। तो यहाँ से 11 में से 10 चला जाएगा 1 बराबर 11R/120। देखो ये इधर बच रहा है 11R/120, इधर 11R/240, तो घटेगा तो 11R/240 हो जाएगा। यानी यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 240/11, यानी 11 दूना 22, 18 बचेगा 11 का नम 11 दूना 22, 20 बचेगा 11 का नम 11, बचेगा 9/11%। समझ आ गया? चलो बहुत सुंदर है। देखो दो संख्याओं का जो योग है वो 680 है। बिगर नंबर को 15% डिक्रीज किया जाए और स्मॉलर नंबर को 15%, तो रिजल्टेंट नंबर इक्वल हो जाए। देखो पहली नंबर मान लो a है तो दूसरी 680 माइनस a है। बोलो क्लियर है? अब आपसे कहा गया पहली संख्या को 15% बढ़ाया जाता है। आप ऐसे न मानो, पहली संख्या मान लो a है, दूसरी संख्या मतलब दूसरा पार्ट b है। पहली को 15% बढ़ाया जाता है यानी 115% किया जाता है, यानी 23/20 किया जाता है। और इसको 15% कम किया जाता है यानी 85% किया जाता है, यानी कि 17/20 किया जाता है। आपने कहा दोनों संख्या दोनों पार्टों का अनुपात हो गया 17:23, 17-23 40, 40 बराबर 680, 1 बराबर 17, 1 बराबर 17। तो आपको बताना है स्मॉलर नंबर, यानी कि स्मॉलर नंबर कौन सी हो जाएगी a × 23, अगर b × 17 के बराबर है तो स्मॉलर नंबर कौन सी हो जाएगी a पार्ट, यानी 17 × 23 यानी कि 291 आपका स्मॉलर नंबर। सिंपल सी बात है, a + b क्या होता है अंडर रूट में a - b का होल स्क्वायर यानी कि 64 प्लस 4ab यानी 4 × 9 36, 64 36 का वर्गमूल। एक सर्कल के बारे में बात की गई, कहा गया कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अब सिंपल सी बात पहले से, 2 टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर आर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। आपको पता है कि दोनों इसके एंड पे ड्रा की गई, एंड पे ड्रा की गई यानी कि ये भी पर आपको पता है कि जो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच करती है टेंजेंट को उस पे परपेंडिकुलर होती है, यानी कि वो त्रिज्या जो वृत्त के स्पर्श रेखा को स्पर्श बिंदु पे टच करते हो स्पर्श रेखा के लंबवत होती है, यानी ये भी लंबवत ये भी लंबवत। अगर एक रेखा खींच रही इधर भी 90 इधर 90 यानी ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, तो पहला सही है। रेडियस ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी कि अगर एक कॉर्ड है उस पर अगर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया जाए तो ये बाइसेक्ट करते हैं, बिल्कुल सही है ये भी। डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड, बिल्कुल सही है क्योंकि सेंटर से पास होने वाली कोई जीवा कॉर्ड होती है और कॉर्ड सबसे लंबी जीवा होती है, बिल्कुल सही। आपका कहता है पेरीमीटर डिस्टेंस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इंक्रीज व्हेन द लेंथ ऑफ कॉर्ड इंक्रीज। अब एक बात बताओ, एक जीवा है, ठीक है, अगर जीवा बड़ी है तो आपको पता है सेंटर से पास होगी, अगर छोटी है तो सेंटर से दूर होती जाएगी। लेकिन ये उल्टा कह रहे हैं, ये कह रहे हैं छोटी जीवा पास होगी और बड़ी जीवा दूर होगी, तो ये गलत है। क्लियर हो गया? देखो सीता के बारे में कहा गया कि 3000 का जूसर था, 20% का डिस्काउंट मिला और 5% का एडिशनल डिस्काउंट मिला अगर वो कैश में देती हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कितना पैसा पे करना पड़ा, मुझे कर दो। 3000 पे 20% डिस्काउंट यानी 600 का डिस्काउंट, अब बचा 2400 रुपये का। 2400 पे 5% डिस्काउंट, 2400 का 1% 24, 5% 120 यानी 2400 से 120 रुपये कम यानी 2280 रुपये पे करना है। क्लियर? देखो कॉसेक 15 और सेक 15 की वैल्यू बतानी है, सिंपल सी बात है। कॉसेक 15 और सेक 15 की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखो कॉसेक 15 1/sin 15, ये 1/cos 15, तो हम लिख सकते हैं 2/2 sin 15 cos 15। हमने क्या किया, हमने इसको 1/sin 15 इसको 1/cos 15 लिखा, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, सिंपल सी बात। 2 sin a cos a कितना होता है sin 2a, यानी 2/sin 2a की वैल्यू sin 2 × 15 sin 30, sin 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 2 × 2 4। जो पाई चार्ट जो है वो 6 कंपनीज़ का प्रोडक्शन दिखाता है, टोटल प्रोडक्शन 15,000 है। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया उस पर आते हैं, ठीक है। कहा कि J1 जो है वो एवरेज प्रोडक्शन है F3 और F6 का। F3 कहाँ पे, यहाँ पे, F6 कहाँ है, यहाँ पे। दोनों का एवरेज प्रोडक्शन कितना हो जाएगा 6, 5, 11 का आधा 5.5, यानी J1 बराबर दिया गया
5.5%, 5.5%, ठीक है। J2 क्या है? J2 है डिफरेंस किसका किसका, F1 और F4 का, F1 और F4 का डिफरेंस 8। अब जो आपको निकालना है वो है J2 माइनस J1। J2 माइनस J1 कितना हो जाएगा? 8 माइनस 5.5 यानी 2.5%। आपको टोटल प्रोडक्शन कितना दिया गया? 15,000। 15,000 का 1% कितना हो जाएगा? 150। तो 2.5% कितना हो जाएगा? 150 गुणे इतना यानी 15 गुणे 25 यानी कि 375। क्लियर हो गया। SCF दिया गया, दो संख्याओं का 17 है एंड अदर टू फैक्टर्स ऑफ देयर LCM आर 11 एंड 19, स्मॉलर नंबर बता। देखो अगर दो फैक्टर LCM के दे दिया जाए A और B अदर, और SCF दे दिया जाए D, तो आपका जो प्रोडक्ट होता है, या ऐसे समझो कि अगर SCF किसी संख्या का D है और उसके LCM के अदर दो फैक्टर A और B हो जाएं, ठीक है, तो वो पहली संख्या हो जाएगी D इंटू A, दूसरी संख्या हो जाएगी D इंटू B। SCF दिया गया 17, अदर टू फैक्टर्स ऑफ देयर 11 एंड 90, ठीक है। तो स्मॉलर ऑफ टू नंबर्स बताना है, स्मॉलर ऑफ टू नंबर्स कौन सी हो जाएगी? D इंटू A, यानी कि 17 इंटू 11 187। बड़ी वाली कितनी हो जाएगी? 17 इंटू 90, ठीक है, कितनी हो जाएगी? 323 बड़ी वाली। क्लियर। प्रश्न देखो, यहाँ पे 1 माइनस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, या छोड़ो 1 माइनस कॉट ए को लिख सकते हैं 1/1 माइनस tan ए लिख सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है कॉस ए, हर बराबर कर लो। 1 माइनस tan ए कैन बी रिटर्न 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो कॉस ए ऊपर चला यानी कॉस स्क्वायर है, और नीचे बचेगा कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। इधर बचेगा साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए यानी साइन स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर है, बटे में कितना हो जाएगा? साइन ए माइनस कॉस है, ठीक है। अब देखो अगर हम हर बराबर करें तो कॉस ए माइनस साइन है, साइन ए माइनस कॉस, यानी हम माइनस कॉमन ले लें तो ये बचेगा कितना? माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये बचेगा कॉस ए माइनस साइन है। अब देखो नीचे आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन है, कॉस ए माइनस साइन, ऊपर बचेगा कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर, जो कि होता है कितना है? कॉस ए प्लस साइन है इंटू कॉस ए माइनस साइन है। तो कॉस ए माइनस साइन है, कॉस ए माइनस साइन है कट जाएगा, नहीं आपका बचेगा कॉस ए प्लस साइन है। क्लियर। देखो आपको दिया गया a प्लस बी, आपको इसका क्यूब दिया गया। अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब करने जाएँ इस वाले का, तो बनेगा a क्यूब यानी 8p क्यूब प्लस q क्यूब यानी कि 361 इसकी वैल्यू दी गई, प्लस 3ab यानी 3 इंटू 2p इंटू क्यू यानी 6 इंटू पी क्यू इंटू a प्लस बी यानी कि 2p प्लस क्यू यानी 19। ये बराबर कितना बनेगा? 19 का क्यूब। 19 का क्यूब कितना होता है भैया? 19 का क्यूब मैं भूल गया, 19 का क्यूब कितना होता है? 361 गुणे 19, तो कितना होता है बताओ? 361 गुणे 19, 19 का क्यूब मुझे नहीं याद है, बताओ, मैं टीचर हूँ, बताओ। ठीक, 19 का क्यूब भी लिख सकते हैं ना। अब देखो मान लो मुझे नहीं याद है तो क्या करेंगे? 19 से इसका पावर कट जाएगा, ये बचेगा 2, यहाँ कटा, ये 19 आया, ठीक है। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361, ठीक है। 361 में से 19 घटेगा कितना बचेगा? 342, यानी 6pq बराबर 342। तो pq कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 57। देखिएगा x y और z की वैल्यू दी गई। अगर आप x प्लस वाई प्लस जेड करो तो 0 आएगा। x y प्लस जेड अगर 0 हो तो आप कहते हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? 3xyz होती है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि 3 इंटू एक्स 12 36 माइनस 2 माइनस 72 और गुणे 10 प्लस का 720, बिल्कुल सही है। 3xyz की वैल्यू 720, तो पहला स्टेटमेंट सही होगा। दूसरा स्टेटमेंट देखो, x प्लस वाई दिया गया, 4xy दिया गया, तो आपको 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। आप अगर यहाँ 2x प्लस 2y की बात करें तो ये 96 हो जाएगा, या आप x प्लस वाई ही लिख लो। x प्लस वाई दिया गया है, x वाई दिया गया है, तो आप निकाल सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होता है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी कि 48 का स्क्वायर 2304 माइनस 2xy यानी कि 64, यानी कितना हो जाएगा? 2240। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2240 है तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 4 से गुणा कर दोगे 8960, यानी सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, दोनों सही है। एक औरत है 9 आम खरीदती है 90 रुपये का, 10 आम 95 रुपये का, यानी एक 10 के भाव से खरीदती है, एक 9.5 के, अच्छा सॉरी 10 के भाव से खरीदती है, 9.5 में भेज देती है, यानी कि 50 पैसे का नुकसान 10 रुपये पे, यानी 5% लॉस होता है। देखो आपको दिया गया A B C D E
5 कंपनियां हैं जिनका प्रोडक्ट और प्रोडक्शन मतलब डिमांड ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्शन दिखाया गया। कहा गया X% ऑफ द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट बाई कंपनी सी इज इक्वल टू दैट ऑफ कंपनी बी। तो एक्स की वैल्यू बतानी है। देखो X% डिमांड ऑफ कंपनी सी, डिमांड ऑफ कंपनी सी, डिमांड कौन सी है 2500, 2500 का X%, 2500 का X% कितना हो जाएगा 2500 इंटू एक्स बटे 100 यानी 25x, ये बराबर है इज इक्वल टू दैट ऑफ कंपनी बी, यानी कि कंपनी बी के प्रोडक्शन के, यानी किसके बराबर है 600 के। 25x बराबर 600 तो x बराबर 24। समझिएगा। कहा गया 4 डिजिट पिन है, मान लो ABCD ऑफ ए लॉक हैज़ डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट, यानी कि इसके अलग अलग डिजिट है। कहा गया डिजिट सेटिस्फाई B बराबर 2A, C बराबर 2B, D बराबर 2C, तो पिन इज डिविजिबल बाई। देखो अगर हमें इस तरह की संख्या दी गई B बराबर 2A, C बराबर 2B, D बराबर 2C, तो हम पहले कहते हैं B बराबर 2A है, ठीक है लिख लेते हैं, या हम सबसे पहले कहते हैं B बराबर कितना है 2A, तो B की जगह पे 2A लिख देते हैं। तो C बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू 2A यानी 4 है, और D बराबर कितना है 2C यानी कि D बराबर 8 है। तो आपको सबकी वैल्यू मिल गई, B बराबर 2A है, C बराबर 4 है, D बराबर 8 है। अब हमें संख्या दी गई ABCD, तो ये ABCD की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000A, 100B, 10C और D। अब देखो D की वैल्यू कितनी है 8A, यानी इसकी जगह पे 8A लिख दो। 10C यानी कि 10 इंटू 4 यानी 40A लिख दो। B बराबर 2A यानी कि 200A लिख दो, और ये A है यानी 1000 प्लस 200 1200, 1240 और 8 1248 लिखा हुआ है। अब A की कुछ भी वैल्यू हो, क्या 1248 5 से कट रहा है, नहीं तो ये गायब हो गया। क्या 1248 7 से कट रहा है, नहीं तो ये गायब हो गया। ठीक है, ऑलवेज डिविजिबल बाय। अब A की वैल्यू 7 हो जाए तब ये 7 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं डिविजिबल। अगर मैं 11 से डिवाइड करूँ तो 11 से क्या डिविजिबल है, नहीं, ये भी नहीं होगा। यानी आपका एक ही देखो 13 से डिविजिबल है, 13 13 9 117, 7 78, 13 6 78, यानी कि 1248 से हमेशा 2 3 और 13 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, एक चीज़ और, अगर A की वैल्यू 7 हो जाए तब ये 7 से भी डिविजिबल, लेकिन A की वैल्यू केस हो जाएगा, उस केस की बात नहीं की गई, ये एवरी टाइम की बात की गई है। ठीक है, एक हॉर्स है वो फील्ड को ग्रेज कर रहा है यानी चल रहा है। ठीक है, ये रोप से बांधा हुआ है। हॉर्स मूव्स फ्रॉम A टू B मेकिंग एन आर्क एंगल ऑफ 70 डिग्री। देखो इस तरह से ये मान लो हॉर्स यहाँ से यहाँ तक, ये A है, ये B तक जाता है, 70 डिग्री के कोण तक चल पाता है। तो आपको बताना है कितना एरिया, पूरा एरिया अगर 360 डिग्री होता है तो पाई आर स्क्वायर, 70 है तो 7/36 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर स्क्वायर की वैल्यू 6 गुणे 6। ठीक है, तो 7 से 7 कट गया, 36 से 36 कट गया, यानी कितना 22 मीटर स्क्वायर चलेगा। देखो ABC और DF हैं सिमिलर ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के वर्ग के बराबर होता है। तो अगर उनके एरिया का रेशियो इतना है तो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना हो जाएगा 49 का वर्गमूल 7 और 144 का वर्गमूल 12, यानी 7/12। अगर DEF की साइड की बात करूँ 16.80, इसकी साइड हमसे पूछी गई, तो 12 से 1 कटेगा 1.4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1.4 इंटू 7 यानी 9.8। क्लियर हो गया, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न देखो, कहा गया ये गलत लिखा है, ये कैन ऑफ वाटर एंड मिल्क कंटेन 60% मिल्क। अब इस मिक्सचर का देखो 60% इसमें दूध था। ठीक है, इस मिक्सचर से कुछ दूध निकाला जाता है और उसको 50% से क्या दिया जाता है मिक्स, यानी जितना निकाला गया उसको 50% मिक्स वाले सोल्यूशन से मिक्स कर दिया, और जो रिजल्टेंट बना वो 52% बना। अब आप देखो 60 50 और 52, 60 50 का रिजल्टेंट 52 बन रहा है, तो 60 में से 52 जाएगा 8, 52 में से 50 जाएगा 2, यानी कि रेशियो कितना हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 चौको 8। यानी कि कितना पार्ट निकाल लिया गया 4, टोटल पार्ट कितना था 4 1 5, यानी कि कितना पार्ट निकाला गया, ये हिस्सा कितना है 4, टोटल कितना बना 4 1 5, यानी कि 4/5 हिस्सा निकाला गया है मिक्सचर का। क्लियर हो गया, 4/5 हिस्सा निकाला गया है। क्लियर हो गया। देखो कहा गया ये जो मोबाइल सिम कार्ड है 4 स्टेट यूटी में वो दिखाया गया, डायग्राम पढ़ो। जियो BSNL और एयरटेल की बात की, कहा गया इन विच स्टेट यूटी इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑनर्स ऑफ BSNL सिम कार्ड। सबसे कम BSNL के उपभोक्ता कहाँ पे, यहाँ पे 15 हैं, यहाँ पे मतलब 15 लाख हैं, यहाँ पे 20 लाख हैं, यहाँ पे 10 लाख हैं, यहाँ पे 25 लाख। तो सबसे कम कहाँ है, दिल्ली में। दिल्ली वाले फ्री के आदी हो गए हैं केजरीवाल बाबा के राज में। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमें करने थे,
और हमने कर लिए हैं। मिलते हैं अगली शिफ्ट के सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल एग्जाम्स। बने मातरम, जय हिंद। और एक चीज़ और बतानी थी, ये जो आपको कुछ चीज़ें दिख रही हैं ना, क्या, जैसे देखो जो यहाँ पे दिख रही हैं चीज़ें ना, सब्सक्राइब की बटन यहाँ कहीं पे दिख रही होगी, ये जो प्लेलिस्ट दिख रही हैं डिंग डोंग करके, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है भैया ना, तो ये सब देख डालो। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय, टेक केयर।